हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है बिहार का एक जिला लगता है अररिया, और यहीं के एक गाँव से एक लड़की रहती है जिसका नाम कविता कुमारी रहता है। इस कविता कुमारी की माँ जो है इसके बचपन में ही, जब ये करीब 8-9 साल की थी, तभी इसकी माँ का साया इसके सर से उठ जाता है और यह लड़की जो है अपने 4 भाई बहन के साथ अपने पिता के घर को छोड़कर अपने नानी के घर यानी कि अपने मामा के घर रहने के लिए चली जाती है। यह कविता कुमारी जो है अपने 4 भाइयों बहन में सबसे बड़ी लड़की रहती है और इसी के ऊपर अब अपने चारों भाई बहन की जिम्मेदारियां जो है वो आ जाती हैं। यह अपने पिता के घर को छोड़कर अपने मामा के घर जैसे ही जाती है, कुछ साल तक वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है। यह कविता जो है अपने मामा के घर पर ही रहकर वहीं पर पढ़ाई लिखाई करती थी और इसके बाकी के भाई बहन भी वहीं रहा करते थे। कविता कुमारी की माँ जो है 12 साल पहले ही कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से इन लोगों के सर से इसकी माँ का साया उठ चुका था। और आखिर यह फिर भी कविता कुमारी जो है इस उम्र की भी नहीं थी कि वह अपने पूरे भाई बहन के साथ अपने पिता के घर पर रहकर पूरे परिवार को संभाल सके। इसलिए उसके मामा जो है आते हैं और कविता के साथ पूरे इसके भाई बहन को अपने घर लेकर चले जाते हैं। कविता जैसे ही जाती है अपने नानी के घर, अपने मामा के यहाँ, कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी कविता की एक मौसी का शादी हो जाता है और उसके घर एक उसके मौसा रहने के लिए आ जाते हैं। एक प्रकार से कहें तो माँ के बाद एक मौसी ही होती है जो अपनी बहन के बच्चों को संभाल सकती है और कहीं ना कहीं वह माँ की जिम्मेदारियाँ भी उठा सकती है। लेकिन कविता के जो मौसा जी थे वह भी कहीं ना कहीं एक पिता समानी हुए, लेकिन उसके मौसा जी जो थे वह शादी के बाद उसी ससुराल में ही अपने आकर रहने के लिए आ जाते हैं। शादी के बाद वह अपने घर को छोड़कर कविता की मौसी के साथ इसके घर ही रहने के लिए आ जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो वह घर जमाई बनकर रहने के लिए आते हैं। तभी वह कविता को देखते हैं और कहीं ना कहीं कविता के ऊपर उनकी गंदी नज़र पड़ने लगती है। वह कविता को देखकर एक गंदी नज़र से देखते थे और कहीं न कहीं उसके साथ बदसलूकी करने की इच्छा उनके मन में पैदा हो जाती है। तभी कुछ दिन के बाद ही कविता को वह बहका फुसला कर घर से बाहर ले जाते हैं और उसके साथ उसका शारीरिक शोषण करते हैं। कविता अभी उस उम्र तक नहीं पहुंची थी कि वह यह समझ सके कि आखिर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह गलत हो रहा है या फिर यह सब गलत है। वह इन सब के खिलाफ कुछ नहीं कहती और वह उसका जो मौसा था वह उसके साथ यह सब, उसके साथ शारीरिक शोषण और उसके साथ बदसलूकी जैसी हरकत वह आए दिन करते ही रहता था। घर वालों को यह बात की खबर तक नहीं थी और ना ही कविता इस बारे में कभी किसी से जिक्र करती है। कुछ सालों तक यही सब सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद जब कविता उस उम्र के पड़ाव तक पहुंचती है कि वह यह सोच समझ सके कि आखिर यह सब जो उसके साथ किया जा रहा है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वह आदमी, इसका जो मौसा है, वह उसके बाप समान है, वह उसके पिता समान है, इसलिए यह इस बात का विरोध करना शुरू कर देती है। लेकिन वह आदमी जो है इतनी गंदी हरकत करते हुए भी उसे शर्म नहीं आती है और वह इसका फोटो और वीडियो बनाकर इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तभी 1.5 साल पहले ही कविता के घर वालों को जो है यह बात पता चल जाती है। उसके घर वाले आते हैं, यानी कि उसके पिता के घर से सभी लोग आते हैं और यहाँ पर इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ से सब लोग, जो कविता की मौसी थी वह खुद अपने पति का साइड ले लेती है और कहती है कि तुम्हारी लड़की में ही कोई ना कोई गलती है। वह और उसके पूरे फैमिली मिलकर कविता के मौसे का ही साइड ले लेते हैं और सब लोग जो है कविता को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि आखिर तुम्हारी लड़की ही के अंदर कोई बुराई है या फिर अगर यह बात सच है तो आप लोग कोई ना कोई सबूत दिखाइए।
आखिर कविता क्या सबूत दिखाती और इसके घर वाले क्या सबूत दिखाते। इसलिए लड़ाई झगड़े के बाद यह सब बात जो है 1.5 साल पहले जो कि उठी थी, यह सब बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है और कविता के पिता जो है कविता को अपने घर लेकर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह अब अपनी बच्ची को ठीक से रखेंगे, लेकिन आखिर कविता कहाँ ठीक से रह सकती थी। वह आदमी जो था वह कविता को पूरी तरीके से अपने वश में कर चुका था, यानी कि इसका फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए वह इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और जब मर्जी तब इसे घर से बाहर बुलाता था और इसके साथ जो है शारीरिक शोषण करता था। यही सब बात कविता के घर वालों को फिर नहीं पता चलता और ना ही कविता इस बारे में कोई भी जिक्र करती है। तभी एक दिन अचानक कविता की शादी तय होने की बात उस आदमी तक पहुंचती है, यानी कि कविता के मौसा तक। इधर कविता के पिता जो है उसकी शादी तय कर देते हैं और उस आदमी का कविता के मौसा का यह कहना था कि तुम जो है किसी और से शादी नहीं कर सकती हो, क्योंकि उसे लगता था कविता की शादी हो जाएगी और यह चली जाएगी तो उसे इसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वह आदमी जो है कविता के शरीर के साथ खिलवाड़ करता था। उसे कहीं ना कहीं यह सब करने में काफ़ी आनंद आता था, इसलिए वह इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता था। अगर कविता की शादी हो जाती तो उसे यह सब करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वह कविता से कहता है कि तुम किसी और से शादी मत करो और मेरे साथ घर से भाग चलो। कविता जो है इसी बात को तैयार नहीं होती है कि तुम मेरे पिता समान हो, और कविता इसी बात से तैयार नहीं होती है कि तुम मेरे पिता समान हो और मैं तुम्हारे साथ कैसे भाग सकती हूँ, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, और कविता इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है। तभी वह आदमी जो कविता का मौसा था वह गुस्से में एक दिन कविता को फिर घर से बाहर बुलाता है और उसे कहीं ना कहीं सिवान में ले जाकर उसके साथ हैवानियत जैसी हरकत करता है। उसे इतना ज़्यादा मारता पीटता है, उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होता है जिससे वह आदमी जख्मी न किया हो और कविता को दर्द न दिया हो। वह हर जगह उसको मारता पीटता था और उसके साथ शारीरिक शोषण भी करता था। यह सब करने के बाद वह कविता को छोड़ देता है। कविता जैसे ही घर वापस आती है वह अपने पिता को और अपने एक भाई को यह पूरी बात बताती है कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और हर जगह उसे चोट लगा है। ज़्यादातर उसके पेट पर यह आदमी जो है बहुत बार वार कर चुका था, जिससे कि कविता की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। यह सब देखते हुए कविता के पिता और उसके भाई जो है उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन कविता को यह बात समझ आ जाती है कि वह आखिर अब ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, इसलिए वह अपने पिता को अपना फ़ोन देती है। तब वह अपने पिता से कहती है कि यह आदमी जो है मुझे 50 बार कम से कम कॉल किया था, इस वजह से मैं उसके साथ मिलने गई थी और वही मेरे साथ यह सब हरकत किया है और अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। और वह इतना ही कहकर कविता जो है अपनी आखिरी सांस लेती है और वह कहती है कि अब मुझे मेरे माँ के पास ही जाना होगा, लेकिन इससे पहले वह सारे सबूत जो है अपने पिता को देकर और उसी आदमी का नाम लेकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। यह सब बात जो है उसके पिता उसके बाद थाने पहुंचते हैं और उस आदमी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं और वह मोबाइल भी वह पुलिस को दिखाते हैं जिसमें कि ये आदमी इतनी बार कॉल या मैसेज कर कर कविता को बुलाता था और फोटो और वीडियो के जरिए कविता को ब्लैकमेल करता था। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस कहानी में एक लड़की का मौसा जो कि उसके पिता समान ही था, लेकिन कहीं ना कहीं वह इस लड़की के ऊपर गंदी नज़र डालता था और यह सब सिलसिला जो है करीब 5 साल से चल रहा था। लड़की के घर वालों को भी नहीं पता था और लड़की इस उम्र की नहीं थी कि वह इसका विरोध कर सके। जब वह उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचती है और वह इसका विरोध करने की कोशिश करती है तो यह आदमी उसे रास्ते से ही हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और बहुत ही गलत तरीके से कह सकते हैं कि एक बुरी तरीके से उसके साथ यह सब
वो आदमी जो है उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है और कहीं ना कहीं उसके साथ यौन शोषण करने की इसे आदत हो चुकी थी।